वो खत किसी एनसीबी के दफ्तर के एक अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पे वो खत मुझे भेजा। इस खत में जो तथ्य लिखे गए हैं 26 केसेस का उसमें जिक्र किया गया है, उस जांच में भी इसको शामिल करें। बड़ी खबर आपको बता दें, आर्यन ड्रग्स केस में ये बड़ी खबर है। आर्यन के वकील ने कोर्ट में ये दलील दी है कि समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच चल रहे विवाद से उनका कोई लेना देना नहीं है। आर्यन की ओर से कहा गया है कि प्रभाकर साइल को वो नहीं जानते हैं और उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आर्यन ड्रग्स केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि आर्यन की जमानत को लेकर अभी सुनवाई चल रही है, जिसमें आर्यन के वकील ने यह दावा किया है कि उनका इस लेटर से प्रभाकर साइल से कोई लेना देना नहीं है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी आनंद तिवारी का। आनंद, आर्यन के वकील ने साफ कर दिया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है ये जो लड़ाई चल रही है नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की, लेकिन अहम यही है कि क्या आज फिर आर्यन को जमानत मिलेगी या निराश होना पड़ेगा? देखिए, एक चीज तो साफ हो गई है इस एफिडेविट से जो आर्यन खान की तरफ से कोर्ट में दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि हाल में जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उनसे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। ये एनसीबी के अधिकारी और राजनीतिक लोगों के बीच का मामला है और मैंने एनसीबी के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाया है। ये बड़ी बात जो है ये आर्यन खान की तरफ से की गई है। देखिए कुछ हलचल शायद हो रही है, हम आप तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, क्योंकि लगातार समीर वानखेड़े जो हैं वो इस समय अंदर हैं एनसीबी दफ्तर में, और ये देखिए हलचल यहाँ पर हुई है अचानक से। हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ये आगे एनसीबी का यहाँ पर देखिए काफी गहमा गहमी का माहौल है इस समय, क्योंकि देखिए जहाँ पर हम खड़े थे वहाँ पर समीर वानखेड़े की गाड़ी खड़ी थी, लेकिन वो अपना बैग लेकर आए थे। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद वो दूसरी गाड़ी से निकलने की कोशिश करेंगे। और देखिए ये एनसीबी का हेडक्वार्टर है और यहाँ पे आने के 2-3 रास्ते हैं। जिस तरह से समीर वानखेड़े पहले यहाँ पर पहुंचे थे, तो ये रवि हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज काफी बड़ा दिन है समीर वानखेड़े के लिए भी और आर्यन खान के लिए भी, क्योंकि उनकी बेल पर सुनवाई हो रही है। और क्या कोई कार्रवाई समीर वानखेड़े पे होगी नहीं होगी, किस तरह से, क्या वो दिल्ली रुकेंगे या वापस मुंबई का रुख करते हैं, और अगर मुंबई जाते हैं तो कल जिस तरह से दिल्ली से टीम मुंबई जाएगी वो किस तरह से अपनी जाँच विजिलेंस के आगे बढ़ाएगी, ये देखना होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एकदम से हलचल मच गई है और आपको सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए और देखिए ये एनसीबी हेडक्वार्टर है, यहाँ पर काफी हलचल मची है, लेकिन समीर वानखेड़े यहाँ पे अब नहीं है बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार पहले भी वो कैमरे से बचते रहे और यहाँ से निकल गए। अभी अब कोशिश की जाएगी कि अगर समीर वानखेड़े यहाँ से निकले हैं तो वो कहाँ गए हैं, क्योंकि ये बड़ा सवाल है कि क्या वो यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे या वो अभी दिल्ली रुकते हैं। ठीक है आनंद ठीक है, आप वहां बने रहें, लेकिन यहां पर एक सवाल जहन में आता है। जब इस ड्रग्स केस की शुरुआत हुई थी तो इसमें जो हीरो थे, जिन्हें एक्टर्स के सन कहा जाता है, उनको भी लोग हीरो के तौर पे लेते हैं, वो विलन बन गए थे। लेकिन अब कहानी में दिख रहा है कि जो इस रियलिटी में हीरो थे समीर वानखेड़े, जिन्होंने इस केस का खुलासा किया था, वो इस पूरी कहानी में अब विलन बनते जा रहे हैं। उन पर ये जांच का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि ड्रग्स केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। न्यूज़ 18 के आशीष सिंह की यह रिपोर्ट है कि एनसीबी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें एनसीबी ने कोर्ट से आर्यन को जमानत नहीं देने की अपील की है। अपने जवाब में एनसीबी की तरफ से यह दलील दी गई है कि अगर आर्यन जेल से बाहर आते हैं तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता का। विवेक, एनसीबी ने एक बार फिर आर्यन खान की जमानत का विरोध किया है और वही तर्क दिया है कि अगर आर्यन खान जेल से बाहर होंगे तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।
बिल्कुल रवि, देखिए एक बार फिर से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने आर्यन खान की बेल को अपोज किया है, यानी कि साफ तौर पे कहा है कि कोर्ट में कि आर्यन खान को बेल नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह से साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो केस है वो अब काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव स्टेज पर पहुंच चुका है और अगर आर्यन खान और दूसरे आरोपी को बेल दे दी जाती है तो फिर वो बाहर आकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और जो गवाह है उसे हॉस्टाइल करने की कोशिश कर सकते हैं। यही वजह है कि इस पूरे मामले में किसी को भी जो भी आरोपी, जो 3 आरोपी का बेल एप्लीकेशन पे हेयरिंग है जिसमें मुनमुन धमेचा, आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट, ये तीनों आरोपियों की आज बेल हेयरिंग पर सुनवाई है बॉम्बे हाई कोर्ट में और इसी बेल हेयरिंग पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने अपना पक्ष रखा है और साफ तौर पर कहा है कि अगर तीनों में से किसी को जमानत दे दी जाती है तो फिर ये बाहर आकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और साथ ही साथ जो गवाह हैं उन्हें हॉस्टाइल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये मामला पूरी तरह से बढ़ता जा रहा है तो उस पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने अपना पक्ष सामने कोर्ट में रखा है और जो जिरह होगी रवि वो पूरी कोशिश करेगी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की किसी भी हाल में तीनों को जो जमानत है वो ना मिले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो आर्यन खान के वकील हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग्स नहीं मिला है, पोजेशन में नहीं है, कंजम्पशन में नहीं है, खाली उन्हें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी के मुताबिक पूरी कॉन्स्पिरेसी में उसे आर्यन खान को नाम दिखाया गया है कि वो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, इंटरनेशनल लिंक्स हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं ड्रग्स को लेते और मंगवाते हुए। इसी चैट के आधार पर अब आर्यन खान के वकील अपना जिरह करेंगे कि जब किसी आरोपी के पास कंजम्पशन और कंजम्पशन एनडीपीएस एक्ट में है ही नहीं तो फिर उसे बेल मिल देनी चाहिए क्योंकि कस्टोडियल इंट्रोगेशन आर्यन खान की पहले से हो चुकी है। तो एक तरफ सरकारी पक्ष अपनी पूरी कोशिश करेगा कि आर्यन खान को बेल ना मिले तो दूसरी तरफ आर्यन खान के वकील अपनी पूरी कोशिश करेंगे और दलीलें देंगे कि आर्यन खान को बेल मिल जानी चाहिए। रवि, ठीक है विवेक, बने रहे आप हमारे साथ, आपसे लगातार हम अपडेट लेंगे। नवाब मलिक और समीर वानखड़े के बीच चल रहा घमासान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं इस मामले में आरोप प्रत्यारोप की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। पहले महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एक सर्टिफिकेट जारी कर समीर वानखड़े पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी जाति का नकली सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल की। अब नवाब मलिक के आरोपों पर परिवार ने एक नया सर्टिफिकेट जारी किया है। कास्ट सर्टिफिकेट के मुताबिक समीर वानखड़े के पिता मेहर जाति के हैं जो एससी में आती है। वहीं नवाब मलिक ने समीर वानखड़े की जाति पर सवाल उठाए थे। तो हर दिन नवाब मलिक और समीर वानखड़े के बीच वार और पलटवार का सिलसिला जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। एक सर्टिफिकेट जारी किया था जिसमें नवाब मलिक ने आरोप लगाए थे कि किस तरह से समीर वानखड़े ने नकली सर्टिफिकेट वहां पर बनाया था जिसके जरिए उन्होंने नौकरी हासिल की। अब परिवार की तरफ से एक सर्टिफिकेट जारी किया गया है जिसमें ये साफ तौर से कहा गया है कि नहीं, ये असली सर्टिफिकेट है, वो मेहर जाति के हैं। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, एक के बाद एक यहां पर हम देख रहे हैं वार पलटवार चल रहा है नवाब मलिक और समीर वानखड़े के बीच में। अब ये जाति को लेकर जंग शुरू हो गई है। बिल्कुल सही रवि, आपने देखिए जिस तरीके से एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के बड़े नेता नवाब मलिक ने एक पन्ना एक कागज ट्वीट किया था और ये दावा किया था कि जो ये सर्टिफिकेट है वो पूरी तरह से फर्जी है और समीर वानखड़े ने जो उन्हें सरकारी नौकरी मिली है, आईआरएस की जो ऑफिसर है वो सरकारी कोटे में जो एससी का कोटा होता है वो फर्जी तरीके से उन्होंने अपनी कास्ट सर्टिफिकेट गलत दिखाकर वो नौकरी पाई है। तो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बवाल भी मचा था और अब समीर वानखड़े ने पलटवार किया है नवाब मलिक के ऊपर और समीर वानखड़े ने बाकायदा 7 से 8 पन्नों की जो लिस्ट है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जारी की है और साफ तौर पे जो जारी सर्टिफिकेट है उनमें उनके पिता का नाम है, उनके दादाजी का नाम है और साफ तौर पे कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें लिखा गया है कि पूरा परिवार जो वानखड़े परिवार है, जो उनके पिता, उनके दादाजी और वो खुद मेहर कास्ट एक शेड्यूल कास्ट के कैटेगरी में आता है और वो जो कास्ट है उनका किसी ने जो शेड्यूल कास्ट का जो कैटेगरी है उन्होंने किसी से छुपाई नहीं थी और जो भी दस्तावेज उन्होंने सरकारी एग्जाम के लिए दिए हैं या फिर अपने स्कूल सर्टिफिकेट के लिए दिए हैं वहाँ पे कोई भी उन्होंने गलती नहीं की है। तो साफ तौर पे देख सकते हैं रवि कि अब समीर वानखड़े ने कम से कम जितने सर्टिफिकेट होते हैं, जो कास्ट सर्टिफिकेट अपने पिताजी के, अपने दादाजी का, साथ ही साथ स्कूल सर्टिफिकेट, वो सब रिलीज़ किए हैं और साफ तौर पे बताया है कि उन्होंने अपने सर्टिफिकेट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। उनकी जो कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आती है, उसी के तहत उन्होंने एग्ज़ाम दिया और उसी के तहत उन्होंने आईआरएस का एग्ज़ाम पास किया। लेकिन दूसरी तरफ
नवाब मलिक बार बार दावा करते रहे हैं कि ये पूरा जो सर्टिफिकेट बनाया गया वो फर्जीवाड़े से बनाया गया है, फर्जी दस्तावेज उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो रवि आप पूरे सिनेरियो को समझिए, ये अब ये समीर वानखेड़े वर्सेस नवाब मलिक का ये मामला हो चुका है। हालांकि दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे पर बड़े आरोप लगाते जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार चल रहा है दोनों पक्षों की तरफ से। सच क्या है ये लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि एनसीपी नेता नवाब मलिक के आरोपों का एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने भी जवाब दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्रांति ने समीर पर लगाए सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पति समीर वानखेड़े झूठे नहीं हैं और कुछ लोगों को उनकी ईमानदारी से परेशानी है। उन्होंने यह भी कहा कि आरोप लगाने वालों के पास अगर कोई सबूत है तो वो सबूत कोर्ट में रखें। तो परिवार जो है समीर वानखेड़े के पक्ष में यहां पर साफ तौर से आ गया है। कोशिश की जा रही है कि जो भी आरोप समीर वानखेड़े पर जिस तरह से नवाब मलिक की तरफ से लगाए जा रहे हैं उनको डिफेंड किया जाए। कि उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूफ भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है। और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, जरा ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड हो। इसकी कोई भी एविडेंस उन्होंने अभी तक पेश नहीं की है, और ये दलीलें और जो भी उन्होंने कहा है सब प्रेस के सामने कहा है। यही चीज वो जब कोर्ट में कहेंगे शायद और उसके ऊपर वो प्रूफ्स देंगे तभी ये चीज प्रूव होगी। तो हियर एंड से हम लोग जजमेंट नहीं लगा सकते, क्योंकि माननीय कोर्ट सबसे ज्यादा बड़ा है और सबसे ऊपर है, हम लोग तो फिर भी इंसान है नॉर्मल। उनकी तो रिसर्च टीम ऐसी है कि बॉम्बे में पोस्ट किया हुआ फोटो उनको दुबई लगता है। उनकी रिसर्च टीम को बोलिए जरा मेहनत कीजिए। और बर्थ सर्टिफिकेट निकालने वाले हो कौन आप? क्या है हक आपके पास किसी ब्यूरोक्रेट किसी की बर्थ सर्टिफिकेट निकालने का? आप क्यों निकाल रहे हो उनकी बर्थ सर्टिफिकेट? आपकी किसी ने निकाला है? तो आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है यहां पर लगातार चल रहा है। दिल्ली से एनसीबी दफ्तर से हमारे साथ आनंद तिवारी बने हुए हैं, मुंबई से विवेक गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए और एक एक जानकारी एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। विवेक, सबसे पहले आपका ही रुख करूंगा, क्योंकि डिफेंड किया जा रहा है परिवार की तरफ से, लेकिन जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि रिश्वत लिया जा रहा है, इस पूरे मामले में, इस कहानी में कहें ट्विस्ट आ गया। जो समीर वानखेड़े लग रहा था इस कहानी का हीरो है, अब वो विलन बनता हुआ दिख रहा है। कितना मुश्किल होगा आगे कोर्ट में और ये जो जांच चल रही है उसमें खुद को बेगुनाह साबित करना समीर के लिए। जी बिल्कुल। अभी देखिए समीर वानखेड़े के लिए एक बड़ा स्ट्रेसफुल मोमेंट है उनके परिवार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें एक ऑरा मिला था पिछले एक साल में समीर वानखेड़े नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो मुंबई में काफ़ी बड़े ऑपरेशन किए। यहाँ हम सुशांत सिंह राजपूत की बात करें या फिर सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, इन सभी बड़े जो सेलिब्रिटीज थे उनके साथ पूछताछ की। लगातार समीर वानखेड़े मुंबई और आसपास के इलाकों में ड्रग को रोकने के लिए ऑपरेशन करते रहे। तो एक तरीके से उनका एक हीरो जैसा पूरा इमेज बन चुकी थी। लेकिन इस केस में जो नवाब मलिक है उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं। हालांकि आरोप में कितनी सच्चाई है कितना नहीं है ये जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आरोप काफ़ी गंभीर लगाए गए हैं। रवि देखिए, आज जो नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें 3 बड़े और संगीन आरोप लगाए गए हैं। पहला आरोप समीर वानखेड़े पर लगाया गया है कि उन्होंने अवैध तरीके से 2 लोगों की फ़ोन टैपिंग की, जो सबसे बड़ा आरोप था। दूसरा आरोप लगाया गया है कि समीर वानखेड़े के जो उन्होंने बॉलीवुड के जो लोग हैं उनके ऊपर फर्जी मामला दर्ज करके उनको एक्शन लेने की कोशिश की है। कुल 26 मामले उन्होंने दर्ज किए हैं, उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। तीसरा आरोप और वो भी गंभीर है कि समीर वानखेड़े ने धर्म परिवर्तन किया। तो ये 3 बड़े आरोप नवाब मलिक ने लगाए हैं और इन आरोपों को लेकर समीर वानखेड़े अब कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने इशू किया है और साफ तौर पे कहा है कि जो उनको जाति को लेकर जो शब्द यूज़ किए गए थे वो पूरी तरह से गलत है। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक्सटॉर्शन का आरोप जो उनके ऊपर लग रहे हैं पूरी तरह से गलत है। हर किसी जांच के लिए वो तैयार हैं। यही वजह है रवि कि आज नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आज दिल्ली में है। हालांकि उनकी कोई ऑफिशियल मीटिंग थी, लेकिन विजिलेंस टीम भी दिल्ली में है और हो सकता है कि विजिलेंस टीम उस पूरे मामले में समीर वानखेड़े से पूछताछ करे जो उनके ऊपर पैसे को लेन देन को लेकर आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और एक के बाद एक नई कड़ियां इस पूरे केस में सामने आ रही हैं। इस बीच इस मामले के अहम गवाह प्रभाकर साहिल ने न्यूज़ 18 की टीम से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी के दबाव में किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
मेरे साथ इस वक्त प्रभाकर साहिल मौजूद हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, सिर्फ 2 सवाल जानना चाहेंगे कि किरण गोसावी ने, सिर्फ 2 सवाल सर, कि किरण गोसावी ने ये कहा है कि जो भी आप बयान दिए हैं वो गलत है, मैं पूरी इस प्रॉब्लम सरेंडर करने वाला हूं, और कहीं ना कहीं जो है जब वो बाहर आएंगे, जब सरेंडर करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, उन्हें पहले सरेंडर होने दो। मुझे ऐसा लग रहा है वो जब सरेंडर होंगे ना, उसके बाद मुझे बोलना और अच्छा रहेगा। लेकिन एनसीबी का भी कहना है कि जो आरोप आप लगा रहे हैं ये गलत है, और आपको अगर कुछ बोलना ही है तो कोर्ट में बोलिए। मैंने जो आंख से देखा है, जो आंख से सुना है, वहाँ पर मैं मौजूद था, उसका वीडियो भी आपने शायद देखा रहेगा टीवी पे, तो इससे और ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। आपके ऊपर आरोप ये लगाया गया है कि जो आपने नोटरी बनवाया, जो एफिडेविट बनवाया जो है, सर वही जानना चाहते हैं आपसे कि जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, जो आपने नोटरी बनवाया वो नेताओं के दबाव में बनवाया है, और नेताओं में दबाव में नहीं बनवाया है। मैंने पहले भी डिक्लेयर किया था, स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी के जो संस्थापक है, मैं उनकी छत्र छाया में आया। मैंने मेरे पूरे जितने मेरे पास सबूत थे, डिटेल थे, वीडियो थे, उन्होंने भी उनसे जांच की। उसके बाद उन्होंने बोला मैं मेरा एडवोकेट देता हूँ तुझे, तू उनके थ्रू जा। उन्होंने आज अपने तरफ से उनका एडवोकेट मुझे दिया है। तो आगे मुझे 6 बजे तक का टाइमिंग दो, डीसीपी का कॉल है, मुझे एमआरए जाना है, इंक्वायरी होने। अगला कदम क्या होगा ये मैं जानना चाहूंगा। 6 बजे सारे सवाल का जवाब देता हूँ। मेरे एडवोकेट आएंगे, सारे मोबाइल का सब उनके पास है। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं मेरे सहयोगी आनंद का। आनंद, अभी हम प्रभाकर का इंटरव्यू सुन रहे थे और प्रभाकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, मेरे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। क्या वाकई में दम नजर आता है प्रभाकर साहिल के आरोपों पर? जी देखिए रवि, जैसे ही समीर वानखेड़े एनसीबी हेडक्वार्टर से निकले, उन्होंने हमसे बात की फोन पे, और उन्होंने कहा, हमने उनसे पूछा कि क्या आप आज वापस मुंबई जा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, आज मैं दिल्ली में ही रुकूंगा। हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या आपको विजिलेंस जांच के लिए कॉल आया है? उन्होंने बोला कि मुझे विजिलेंस जांच के लिए कोई कॉल नहीं आया है, कल के लिए ना आज के लिए। यानी कि साफ है कि समीर वानखेड़े अभी दिल्ली में रहेंगे। लेकिन जिस तरह से एनसीबी के बड़े अधिकारियों ने बताया है कि कल विजिलेंस जांच शुरू होगी, कल मुंबई जाएगी, संभवतः समीर वानखेड़े से भी विजिलेंस की टीम कल पूछताछ करेगी। तो देखना होगा कि क्या समीर वानखेड़े को देर शाम तक या कल सुबह कॉल विजिलेंस टीम करेगी उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, उनसे उनका पक्ष जानने के लिए। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि समीर वानखेड़े ने साफ कर दिया है कि वो आज दिल्ली में ही रहेंगे। इसके क्या मायने हैं ये साफ तौर पे देखा जा सकते हैं, क्योंकि देखिए विजिलेंस टीम के जो हेड है ज्ञानेश्वर सिंह, वो दिल्ली के अंदर मौजूद है। जिस शख्स के ऊपर आरोप लगा है, जो ड्रग्स केस की जांच कर रहा था, ज्वाइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े, वो शख्स भी दिल्ली के अंदर मौजूद है। तो देखना ये होगा कि क्या दिल्ली में ही समीर वानखेड़े से विजिलेंस टीम पूछताछ करेगी, और अगर कल समीर वानखेड़े मुंबई की फ्लाइट पकड़ते हैं। ठीक है आनंद, साफ तौर से जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है, जांच का दायरा उन ऑफिसर्स तक पहुंच गया है जो इस पूरे मामले की देखरेख कर रहे थे, हेड कर रहे थे उसको, उन पर अब आरोप लग गए हैं रिश्वत के। देखना यह है कि आगे कौन कौन सी कड़ियां खुलती हैं, कौन कौन से राज सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समीर वानखेड़े पर जमकर हमला बोला। नवाब मलिक ने दावा किया कि उन्हें एनसीबी के एक अधिकारी की चिट्ठी मिली है और इस चिट्ठी में समीर वानखेड़े के खिलाफ 26 मामलों का जिक्र है। नवाब मलिक के मुताबिक वो ये चिट्ठी एनसीबी के डीजी को भेजेंगे और चिट्ठी की जांच होनी चाहिए। इससे पहले आज सुबह नवाब मलिक ने ट्वीट कर दावा किया था कि जल्द ही वो स्पेशल 26 जारी करने वाले हैं। नवाब मलिक का आरोप है कि क्रूज ड्रग्स केस में करीब 1000 करोड़ की वसूली की गई है और ये वसूली मालदीव में हुई है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि समीर वानखेड़े के पिता की शादी 1975-76 में हुई थी और उन्होंने गलत फायदे उठाए हैं। यही नहीं, उन्होंने उनकी पेंशन भी बंद करने की बात कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े ने इस्लाम धर्म अपनाया और धर्म परिवर्तन किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके दामाद को फर्जी तरीके से जेल में बंद किया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से समीर वानखेड़े बनाम नवाब मलिक, वार और पलटवार का सिलसिला लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक कई गंभीर आरोप नवाब मलिक ने यहां पर समीर वानखेड़े पर लगाए हैं। आज हमने अपने ट्विटर पे एक खत जो मुझे प्राप्त हुआ है, वो खत किसी एनसीबी के दफ्तर के एक अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पे वो खत मुझे भेजा है।
उस खत को मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए। जब मैं जा रहा था परभनी के लिए, उसी दिन खत हमें प्राप्त हुआ था। उस खत की प्रति महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को भी दी गई है, उन लोगों की तरफ से गृह मंत्री जी को भी दी गई है, महाराष्ट्र के डीजी को दी गई है और अन्य कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष को भी मांग है वो खत। मैं एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मेरा दायित्व बनता है कि ये खत जो एनसीबी ने विजिलेंस कमेटी के जरिए जांच शुरू की है, हम इस खत को डीजी एनसीबी को भेजेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जांच में इस खत में जो तथ्य लिखे गए हैं 26 केसेस का उसमें जिक्र किया गया है, उस जांच में भी इसको शामिल करें। ये हम अपनी मांग उनके सामने रखेंगे। तो समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाने के बाद नवाब मलिक ने मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि ड्रग्स केस में उगाही मामले में समीर वानखेड़े के अलावा डिसूजा नाम का एक तीसरा शख्स भी शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाब मलिक ने बताया कि कुछ चैट मिले हैं जिनमें प्रभाकर और गोसावी की बातचीत है। चैट में कहा गया है कि 50 लाख रुपए मिले हैं, जिसमें 38 लाख किसी और को मिले हैं। जिस तरह से प्रभाकर शाली का एफिडेविट आया, टेलीविजन पे हमने देखा, गोसावी उससे बात कर रहा है शाहरुख खान के बेटे से, और उसमें 50 लाख उठाए गए, फिर वो नई मुंबई में दिया गया, फिर वापस आए 38 लाख, 12 लाख मार लिए। इस तरह की चीज़ें हैं। तो हमें लगता है इसकी जांच अगर कर रही है, जांच होगी तो चीज़ें सामने आ जाए। मुख्यमंत्री से मैं अपनी मांग पे कायम हूँ कि ये जो उगाही का मामला है, जिसमें प्रभाकर बयान दे रहा है, गोसावी ने पैसे लिए, कोई सैम डिसोजा नाम का व्यक्ति है जिसका उल्लेख हो रहा है, इसकी जांच हो कि उगाही कैसे हुई, कौन कर रहे थे, किसको पहुंचा रहे थे। हमें लगता है उगाही का मामला, कोई सेंट्रल एजेंसी की हम जांच की बात नहीं कर रहे हैं, जो उगाही का मामला है, जो प्राइवेट लोगों ने बात की, प्राइवेट लोगों ने पैसे उठाए, प्राइवेट लोगों ने पैसे लौटाए, तो इसमें कोई हम एनसीबी की जांच की बात नहीं कर रहे हैं। जो वसूली हो रही थी उसकी जांच हो, उसके लिए राज्य सरकार को कोई अड़चन नहीं है। यूनिसेफ की मदद से द नीदरलैंड और USAID ने जीवा यानी ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस की शुरुआत की है। ये अपने आप में एक खास तरह का प्रयास है। इसके जरिए हर व्यक्ति को सुरक्षित पानी, सही सैनिटेशन और साफ सफाई देने की मुहिम चलाई जा रही है। दुनिया भर से हर तरह के धर्म को मानने वाले इस प्रयास में सहयोग देने के लिए आगे आए हैं। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन आश्रम के आध्यात्मिक प्रमुख और इस मुहिम के सह संस्थापक स्वामी चिदानंद सरस्वती ने जीवा के प्रयासों के बारे में बातचीत की। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। जब हम एजेंडा 2030 और भारत की बात करते हैं तो हमें याद रखना होगा कि सतत विकास से हमारा मतलब क्या है। एक ऐसे विकास से जो वर्तमान पीढ़ी के साथ हमारी भावी पीढ़ियों की ज़रूरत को भी ध्यान रखे, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास जल हो। जल और स्वच्छता दोनों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम लोग इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। 4 आईज प्रोग्राम बनाया है। नंबर 1 इंफॉर्मेशन, नंबर 2 इंस्पिरेशन, नंबर 3 इनोवेशन और नंबर 4 इम्प्लीमेंटेशन। इन 4 चीज़ों को लेकर हमने जल और स्वच्छता और सफाई की सुविधाओं सबके लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, जिनको सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है, उन सभी महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए हमने क्लासेस लगाई हैं। सच पूछिए तो उनको पता है पानी की क्या कीमत है। केवल पानी नहीं, बल्कि पानी का पूरा पूरा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है, उनकी शिक्षा पर पड़ता है। जब सारा दिन पानी ढोते रहेंगे तो कैसे वो पढ़ाई कर सकेंगे, कैसे वो स्वस्थ रह सकेंगे। तो ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस और परमार्थ निकेतन इस दिशा में बहुत बड़ा काम कर रहा है। स्कूलों को जोड़कर, आंगनवाड़ियों को जोड़कर, आशा वर्कर्स को जोड़कर और समाज में जितनी संस्थाएं हैं उन सब को जोड़कर, क्योंकि पानी को बनाया तो नहीं जा सकता लेकिन पानी को बचाया तो जा सकता है। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मेरा पानी मेरी जिम्मेदारी हो,
कि मैं अपने पानी को बचाऊंगा। स्वच्छता और पानी 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। गुलमर्ग की सरजमी पर कलाकारों की महफिल, साहित्य और संस्कृति का एक शानदार दिन। I look forward to attend this event and interact with all the participants who would be there, along with many friends from the literary world. A new era for the state and also a great opportunity for book lovers and writers to come together. I've heard so much about the people of Gulmarg, their great love for all things nature, for literature, for books, for poetry. It's very gratifying to see a gathering such as this which talks about arts and literature and culture. I'm super excited